क्लासेस कौन कौन ले रहा है मलिकान सर की? अच्छा, रूपा भारती एंड मानसी, आपने भी तो ली थी क्लासेस? नहीं सर, मैंने अभी नहीं ली है। अभी स्टार्ट नहीं किया आपने? नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं। तो आज जो है, आज का जो सेशन है वो स्पेशली हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए है कि हम एक तो हिस्ट्री जीएस के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, सेकेंड ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। तो ऑप्शनल में जैसे कि पता है, एक ऑप्शनल हमें सिलेक्ट करना होता है, वो 500 मार्क्स का होता है। और जिसके दो पेपर होते हैं, पेपर वन, पेपर सेकेंड। 250 मार्क्स का पेपर वन होता है, 250 मार्क्स का पेपर सेकेंड होता है। तो आप सभी में मोस्टली ये है कि आपने सेलेक्ट कर लिया, तो बेसिक जानकारी तो ऑप्शनल की होगी ही आपको। और दूसरा ये है कि अभी कुछ स्टूडेंट से फ्रेशर हैं, जैसे सारिक ने शायद अभी जो है स्टार्ट किया नहीं है पढ़ना, तो उसके लिए भी जो है मैं बताऊंगा कैसे करना है। एंड कुछ मैंने पीडीएफ बनाई है, उसको मैं शेयर कर देता हूँ। तो उसके माध्यम से देखेंगे सिलेबस क्या है इसका, और फिर किस तरीके से हमें पढ़ना है, मैं क्या क्या चीजें करा सकता हूँ आपके लिए, वो सब चीजें देखेंगे हम। एक मिनट। देखिए, आपकी जो है स्क्रीन पर एक पीडीएफ दिखाई दे रही होगी, दे रही ना? यस सर। यस सर। देखो, इसमें मैंने जो है पूरा सिलेबस कंपाइल किया है। एक्चुअली आज जो है ना, मेरा लैपटॉप प्रॉब्लम कर रहा है, बार बार हैंग हो रहा है, और वॉइस की भी कुछ प्रॉब्लम है। तो बता देना कहीं कुछ समझ में नहीं आए तो। देखो, पहले तो सबसे पहले सिलेबस ही देखना होगा, अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है तब। अच्छा, किस किस का जो बैकग्राउंड है वो हिस्ट्री है, जैसे कि ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये किस किस का है बैकग्राउंड ऑलरेडी? मेरा भी सर हिस्ट्री है ग्रेजुएशन में। और बाकी? सर मेरा भी ग्रेजुएशन हिस्ट्री से ही है। रूपा, आपका भी? अच्छा, ये बताइए, अगर आप जैसे ग्रेजुएशन आपका हिस्ट्री से है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप हिस्ट्री से करेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं ऑप्शनल लेने के? क्यों हिस्ट्री आप जो है चूज कर रहे हो, या हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, या दूसरा कोई बेनिफिट है? तो बताइए पहले तो। देखो, जैसे मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, ठीक है। मैंने दो रीजन से बेसिकली हिस्ट्री ऑप्शनल, आप कह सकते हैं कि तीन रीजन से मैंने जो है ऑप्शनल हिस्ट्री को रखा है। पहला, मेरा बैकग्राउंड हिस्ट्री से था, मेरा ग्रेजुएशन हिस्ट्री से था, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री से कर लिया था। सेकेंड, हिस्ट्री हिंदी मीडियम के लिए काफी सिक्योर सब्जेक्ट है। इसमें होता क्या है हिंदी मीडियम में, जहां तक मैंने एनालिसिस किया है 2019-20 से, तो मैं देखते ही आ रहा हूँ कि आपको बहुत ज्यादा नीचे कभी नहीं गिराएगा। और ये भी हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि 350, मतलब 350 मार्क्स जो है इसमें ला सकते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, 300 के आसपास मार्क्स आराम के साथ ला सकते हो इजीली। थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें, स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, जो हम कंटेम्परेरी पढ़ते आ रहे हैं, तो उससे थोड़ा हटकर पढ़ना होगा जी। अगर हाँ, हिस्ट्री आप जीएस के लेवल पे पढ़ोगे ना, 220 230 आराम के साथ इसमें जीएस के लेवल पे भी आ जाते हैं, जितना जीएस का पढ़ के जाते हैं और फिर ऑप्शनल लिखते हैं तो। लेकिन थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, 290, 297, 300, ये सब चीजें, सब मार्क्स आ जाते हैं। जैसे मेरे 282 तक मार्क्स आए, 284 तक मार्क्स आए हैं, 2022 वाले में मेरे 284 मार्क्स थे। तो इसमें इंप्रूवमेंट की काफी संभावना रहती है। और सेकेंड, थर्ड मैंने इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट को मैं बेहतर तरीके से कर लूंगा, तो मैं ऑप्शन बी के रूप में भी किसी न किसी चीज को देख सकता हूँ। जैसे मैं जेआरएफ भी क्वालिफाई हूँ, तो हिस्ट्री इतना पढ़ते हैं हम ऑप्शनल के, अगर आपने सही से हिस्ट्री पढ़ लिया है, तो बिना पढ़े फिर उसके बाद जेआरएफ के एग्जाम में बैठोगे तो इजीली उसको हैंडल कर सकते हो, और अच्छी स्ट्रेटेजी रही तो उसको निकाल भी सकते हो। हालांकि आसान नहीं होता है, सिर्फ 6% स्टूडेंट्स को ही जो है उसमें लिया जाता है, जितने भी जेआरएफ के फॉर्म भरे जाते हैं, नेट के फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें सिर्फ 6% स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन होता है। तो वो थोड़ा टफ तो रहता है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेटेजी वाइज अगर हमने सही से डिकोड कर लिया हिस्ट्री को, तो वो आसान हो जाता है। तो इसलिए भी मैंने देखा कि फिर हिस्ट्री जो है, मैं इंटरेस्ट भी है, और दूसरा
कि नेट जेआरएफ दूसरी जो करियर ऑप्शन भी है उसके लिए भी हम देख सकते हैं। तीसरा सिलेबस भी काफी जो है इससे हिस्ट्री का, जैसे पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री आती है आपको काफी हेल्प मिलेगी, एंड सेकेंड इथिक्स में काफी हेल्प मिल जाती है। थर्ड ऐसे तो मोस्टली हिस्ट्री बेस्ड ही लिखे जाते हैं, क्योंकि हम जब उसमें डायमेंशंस खोलते हैं, वो तो मैं आपको सिखाई दूंगा किस तरीके से डायमेंशंस खोले जाते हैं, तो वो सारी चीजें जो है हिस्ट्री हेल्प करती है। कोई भी चीज अगर हम एसए में लिखते हैं तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक इम्पोर्टेंट जो है डायमेंशन होता है एसए का, तो उसके पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं। लेकिन अब जो है हमें, आप लोगों ने तो जो है सेलेक्ट कर ही लिया है, और कुछ स्टूडेंट अभी डाउट्स में होंगे कि हिस्ट्री को लिया जाए या नहीं लिया जाए, क्योंकि एक सबसे बड़ा रूमर्स तो ये है कि हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा व्यापक है। बट एक चीज आप देखेंगे कि हिस्ट्री जितना आप पढ़ रहे हो जीएस के पर्सपेक्टिव से, उतना ही आपको ऑप्शन में पढ़ना होता है, बस डायरेक्शन चेंज करनी होती है। वरना हिस्ट्री जब मैं जीएस के लिए पढ़ता हूँ और हिस्ट्री जब मैं ऑप्शनल के लिए पढ़ता हूँ, जीएस के लिए 2-3 चीजें और ऐड करनी पड़ती हैं, ज्यादा पढ़ना पड़ता है। आप वर्ल्ड हिस्ट्री को भी नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री भी मेजर कंपोनेंट है। हालांकि एक ही क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन ही आए, लेकिन ऑल्टरनेटिव ईयर आते हैं ना, जब अगर आप नहीं करोगे, 13,000 स्टूडेंट्स मेंस लिख रहे हैं, आप नहीं करोगे तो दूसरा कर जाएगा, तो उसका नुकसान आपको होना ही होना है। तो इस वजह से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वर्ल्ड हिस्ट्री भी जीएस के लिए पढ़ना ही पड़ता है। वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा रहता है कि ऑप्शनल में वर्ल्ड हिस्ट्री ज्यादा पढ़ना पड़ेगा इसमें ने, वरना और बाकी में तो सेम टू सेम है। और दूसरा इंडियन सोसाइटी का भी एक मेजर कंपोनेंट्स जो है वो हिस्ट्री है, तो इंडियन सोसाइटी भी यहाँ से ही निकलती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं हिस्ट्री के। सबसे इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट है वो ये है कि हिंदी मीडियम के लिए धोखा नहीं देगा ये सब्जेक्ट, ये सबसे मेजर जो है इसका बेनिफिट है। दूसरे सब्जेक्ट धोखा दे सकते हैं, कभी हिंदी बहुत चला था, हिंदी लिटरेचर जो है काफी चल रहा था कि हिंदी लिटरेचर ले रहे हैं, अब 260 270 से ऊपर जा ही नहीं रहा। उसका रीजन है कि सब एक जैसा लिख रहे हैं और एक ही कंटेंट पढ़ के जा रहे हैं, एक ही टीचर को पढ़ के जा रहे हैं, तो वो भी एक वो हो जाता। हालांकि हिस्ट्री में भी एक ये चैलेंज बना रहता है, क्यों? क्योंकि ज्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट मणिकांत सर से पढ़ के जाते हैं, उनकी नोट्स को छापते हैं, तो ये एक चैलेंज है हमारे लिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो मैं चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, थोड़ा जो कन्वेंशनल चीजें हैं उससे हटकर, कंटेम्परेरी चीज से हटकर मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न जो चीजें हैं उस चीज को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सिलेबस पर अगर बात करें तो सिलेबस आपका 4 यूनिट्स में डिवाइड है। पेपर फर्स्ट में 2 यूनिट्स आएंगी, जिसमें पहली यूनिट है एंशियंट हिस्ट्री एंड सेकेंड यूनिट है मिडाइवल हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री में हमारे जो है टॉपिक है 14 टॉपिक हैं। इसमें क्या क्या आता है देखिए, इसमें एक तो आपका पुरातात्विक स्रोत आते हैं, आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री। यहाँ पर हिस्टोग्राफी की बात नहीं की गई है इस सिलेबस में, लेकिन हिस्टोग्राफी हमें हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक से जोड़नी पड़ेगी, तभी मार्क्स लिखाएंगे। जैसे तुमने नौशीन की कॉपी देखी होगी, 2022 में हमने साथ में इंटरव्यू दिया था, तो नौशीन की कॉपी देखोगे तो उनकी कॉपी में एक मेजर चीज जो दिखाई देती है कि हर एक पॉइंट हिस्टोग्राफी से सपोर्ट है। और अभी भी आप ये क्या नाम है, रवि राज की कॉपी देखोगे तो उनकी कॉपी में भी यही सारी चीजें दिखाई देंगी। पेपर फर्स्ट में मार्क्स कम आते हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं जिनकी हिस्टोग्राफी अच्छी होती है। जैसे मेरे पेपर फर्स्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं, क्योंकि उसका मेजर रीजन ये है कि मैंने सोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग रखे हैं और दूसरा जो है हिस्टोग्राफी ठीक ठाक कर ली है। और नौशीन का तो मेजर कारण यही था कि उनके 307 मार्क्स आए थे, 167 मार्क्स जो है पेपर फर्स्ट में थे उनके। तो काफी संभावना होती है इसमें हिस्ट्री के सिलेबस में इंप्रूवमेंट की। तो पहला है आपका पुरातात्विक स्रोत, सेकंड है प्रागैतिहासिक यानी कि प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, फिर महापाषाण यानी कि एंशियंट का जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो इसमें आ जाएंगे। सेकंड है मिडाइवल, टॉपिक नंबर 15 से लेकर टॉपिक नंबर आपके 24 तक जो है मिडाइवल हिस्ट्री में हम कवर करेंगे। प्री मिडाइवल से स्टार्ट हो जाएगा पेपर सेकंड, प्री मिडाइवल दोनों में आएगा, एंशियंट वाले में भी आएगा एंड मिडाइवल वाले में भी आएगा, तो इसको भी हम कवर कर लेंगे। थर्ड है आपका पेपर सेकंड। तो अच्छा, सोर्स की बात करें तो मेजर सोर्स क्या है इसमें, देखो एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे, 6 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे।
12th का पार्ट 1 पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड एडवांस के लिए हम उपेंद्र सिंह पढ़ेंगे। अभी मैं भी उपेंद्र सिंह पढ़ रहा हूँ, मेरा लैपटॉप अभी उपेंद्र सिंह के ऊपर ही लगा है क्योंकि थोड़ा हीट कर रहा है तो उस वजह से। तो उपेंद्र सिंह पढ़ेंगे, उससे हिस्टोग्राफी निकालेंगे। और एक सोर्स है इग्नू का मटेरियल। इग्नू का मटेरियल मैंने तो बहुत पढ़ा है, बट मैंने यहाँ पर दिया नहीं है क्योंकि आप जब पढ़ने जाओगे तो इतना ज्यादा इग्नू मटेरियल है कि उसमें ही फंसे रहोगे। तो उसका आसान तरीका ये है कि पहले एक बार मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद जो है आप सिलेक्टिव चीजें पढ़ लोगे। सेकेंड है एनसीईआरटी। मिडाइवल के लिए एनसीईआरटी 7th क्लास की पढ़ेंगे, 12th क्लास का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें यहाँ पर पार्ट 1 रह गया है, पार्ट 1 पढ़ते हैं वहां पर। और एडवांस के लिए सतीश चंद्रा, ये भी आपको पहले खुद से पढ़ोगे समझ में नहीं आएगी। तो पहले क्या है, बैकग्राउंड हम बना लेंगे, उसके बाद जो है आप गो थ्रू करोगे उसको। सेकेंड पेपर सेकेंड में हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। आपको सिलेबस पता ही होगा कि जब यूरोप का प्रवेश होता है भारत में तो वहां से जो है मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो वो वहां से ही जो है यूपीएससी ने दिया है। और इसके टॉपिक हैं आपके 15 टॉपिक इसमें, 14 उसमें थे तो 15 इसमें है। एंड 16 से लेकर 27 तक जो है वर्ल्ड हिस्ट्री में है। ये सारी चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे अभी। फिर है सोर्स। सोर्स इसमें क्या रखेंगे, वही बेसिक के लिए एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी। एंड हाँ, बेसिक के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। एडवांस के लिए बिपिन चंद्र पढ़ सकते हो या शेखर बंदोपाध्याय पढ़ सकते हो, दोनों में से किसी एक को पढ़ सकते हो, बट दोनों भी पढ़नी पड़ती है। कई बार कुछ टॉपिक्स जो हैं बिपिन चंद्र में बेहतर है, कुछ टॉपिक्स जो है शेखर बंदोपाध्याय में बेहतर है, तो दोनों भी पढ़ने पड़ सकते हैं आपको एनसीईआरटी। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए सॉरी, अच्छा यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, 8th क्लास की एनसीईआरटी नहीं आती है, यहाँ पर एनसीईआरटी आती है 11th क्लास की। तो इसको मैं एडिट कर दूंगा और फिर उसके बाद भेज दूंगा, टेंशन नहीं उसकी। सही है। तो सोर्स आपका इसमें हो गया है। फिर उसके बाद है हमारा, अब कैसे कंप्लीट करेंगे, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखो, दो चीजें होती हैं, एक तो हमें सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, सबसे बड़ी कंसर्न ये होती है। उसके बाद आंसर राइटिंग की होती है और थर्ड ऑप्शनल में हिस्टोग्राफी की आती है। देखो, हर पेपर की एक जो है स्पेसिफिकेशन होता है। जैसे आप दूसरे सब्जेक्ट लगो, जैसे अभी एक स्टूडेंट यहाँ पर आईआर का है, मतलब पीएसआईआर का है, तो उसकी क्या होती है, उसमें थिंकर पढ़ने पड़ते हैं। यहाँ पर हिस्टोग्राफी को ऐड ऑन करना पड़ता है। और दूसरे जितने भी सब्जेक्ट है ना, उसमें एक जो यूनिट है थिंकर्स की होती है, और थिंकर्स में बहुत टफ मार्किंग होती है। वहां पर बहुत मुश्किल हो जाता है फिर उसको सिलेक्ट करना, वो करना, मार्क्स अप करना उसके लिए। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें क्या किस तरीके से वो करना है। तो एक तो होता है क्लासेस, आप क्लासेस ले सकते हो। सेकेंड हो सकता है कि सेल्फ स्टडी से ही। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी तैयार करने की कोशिश करोगे, जैसे मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया है, मैंने नहीं ली किसी की भी क्लासेस, तो बेहतर तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन वो ये कि आपको बैकग्राउंड होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री में होनी चाहिए, उसके बाद ही सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप आसानी से कर सकते हो। सेकेंड है आंसर राइटिंग, कि किस तरीके से स्टार्ट करनी है आंसर राइटिंग। जीएस से किस तरीके से अलग है इसकी आंसर राइटिंग, और जीएस और इसमें हम किस तरीके से डिफरेंस करेंगे। तो बहुत सारी चीजें जब मैं मेंशन करूंगा आपकी हिस्ट्री की, तो उस टाइम हम देख लेंगे। ठीक है। एंड थर्ड है हिस्टोग्राफी। हिस्टोग्राफी में हम क्या क्या देखेंगे कि प्रत्येक टॉपिक को, जो भी, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री का हो, मिडाइवल हिस्ट्री का हो एंड मॉडर्न हिस्ट्री का हो, वो हिस्टोग्राफी के माध्यम से जो है ऐड करने की कोशिश करेंगे, रिलेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए न्यूलिथिक पीरियड के बारे में आपसे पूछता है कि क्या न्यूलिथिक पीरियड एक क्रांति का काल था, तो सबसे पहले यही बताएंगे क्रांति कही किसने है, किन किन मानकों पर कही है। जैसे गार्डन चाइल्ड इसको क्रांति कहते हैं, लेकिन दूसरे हिस्टोग्राफर जो है इसको क्रांति नहीं मानते हैं। तो वो सारी चीजें हमें डिस्कस करते हुए तब बतानी है कि हम क्या मानेंगे, हम क्रांति मानेंगे या नहीं मानेंगे, कि बिल्कुल क्रांति नहीं है, ये सब चीजें कर देंगे। ये एक बैलेंस्ड अप्रोच, अपना ओपिनियन होना इसमें बहुत जरूरी है। वो तो फिर आंसर राइटिंग अगर आप करोगे तो उसका इवेल्युएशन कैसे होगा, तो वो भी, उसका भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे क्या करना है। अभी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इवेल्युएशन कर पाऊं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आंसर राइटिंग जब आपको क्वेश्चंस दिया करूंगा तो वो सारी चीजें भी हम करें। थर्ड है हम क्या करने वाले हैं, मैं क्या क्या चीजें आपको कराऊंगा। तो उसमें एक तो मैं मेंटरिंग प्रोवाइड कराऊंगा, सही है, कि हिस्ट्री को पढ़ना कैसे है, ये सारी गाइडेंस मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा आपको। सेकेंड है क्लासेस। क्लासेस में मैं क्या करूंगा
कि जैसे कुछ स्टूडेंट सेल्फ स्टडी के माध्यम से हिस्ट्री को तैयार करने की कोशिश करेंगे, तो जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है हिस्ट्री की, वो एक बार आपको डिलीवर कर दूंगा। तो उसके माध्यम से होगा क्या, जब आप पढ़ोगे तो वो सारे कंसेप्ट जब आपको पता होंगे तो वो आसानी से आप पढ़ सकते हो उस सिलेबस को। फिर मेहनत तो देखो खुद से करनी पड़ती है, आप चाहे किसी भी टीचर की क्लासेस क्यों ना लो, जब तक आप खुद नहीं करोगे पॉसिबल नहीं है कोई भी किसी भी चीज में महारत हासिल करना। तो मैं मतलब हम ये कर लेंगे कि छोटी छोटी जो है क्लासेस के माध्यम से आपको जो है डेली कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराएंगे, सीक्वेंस वाइज जो है पेपर वाइज जो है हम सीक्वेंस वाइज उसको कर लेंगे, तो वो थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर आप जो है बुक्स पढ़ोगे तो वो आसान हो जाएंगे, इग्नू का मटेरियल पढ़ोगे वो आसान हो जाएंगे, या किसी कोचिंग का मटेरियल पढ़ोगे तो वो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। थर्ड मैं कराऊंगा आपको आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग हम कुछ स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, लेकिन फिर एक ऐसा रूल बना लेंगे कि डेली आपको आंसर्स मिलते रहे, आप लिखते रहे, वो मुझे सेंड करते रहे, मैं उसको चेक करता रहूंगा, और फिर वीकली जो है कुछ आंसर्स जो है आप लिखते रहे, उस पर जो है हम मैं उसको इवेल्युएट कर लूंगा, ये सारी चीजें। फिर है कि वो तो मैंने बता दिया है कि क्यों ये सब क्लासेस क्यों प्रोवाइड करानी है, कि एक तो सोर्स पढ़ने में आसानी हो जाएगी, और हिस्ट्री को ऑप्शन के पर्सपेक्टिव से देखने का नजरिया थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये सारी चीजें। और दूसरा मेरे पास उसका एक्सपीरियंस है ही हिस्ट्री का, किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है, किस तरीके से हिस्टोग्राफी से एड ऑन करना है, किस तरीके से दूसरे मटेरियल पढ़कर जो है एक जगह कंपाइल करना है, वो सारी चीजें आसानी से आपको मिल जाएंगी। और ये लगभग हम 2 महीने में कर लेंगे, 4 यूनिट्स हैं, 2 महीने में कर लेंगे। और कुछ नोट्स भी आपके मैं प्रेपर करा दूंगा। इससे 2 महीने में कैसे, क्योंकि आप कहीं भी कोचिंग लोगे दिसंबर और जनवरी तक आपका इस टाइम पहुंचेगा, और वो 2027 के लिए आपको ठीक नहीं है कि 2027 में आप एग्जाम दे रहे हो और कोचिंग लेने लगो, बहुत मुश्किल हो जाता है ना। क्योंकि एक तो ऑल्टरनेटिव डे क्लासेस चलती है ऑप्शनल की, सेकेंड जो है खींचते हैं उसमें ही बीच बीच में दूसरी बातें बहुत बताने लगते हैं। हम टू द पॉइंट चलेंगे, आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो उसके माध्यम से 2 महीने में हम कवर कर लेंगे सारा सिलेबस। एंड फिर जो रिमेनिंग 2 मंथ्स हैं उसमें हम बुक्स और नोट्स को जो है एक बार रीड कर लेंगे। देखो किताबें तो पढ़नी पड़ेगी, लेकिन किताबें पढ़ने के लिए भी हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम रखेंगे, इस तरीके से मेंटरिंग प्रोवाइड कराएंगे। आप मिलने भी आ सकते हो ऑफिस में, या कोई डाउट्स है तो वो भी लेकर आ सकते हो। और अब जो आपके जितने भी हिस्ट्री के वो हैं, जो जो डाउट्स हैं आप वो पूछ सकते हो मुझसे, किसी भी रिगार्डिंग के मार्क्स कितने आते हैं, कैसे आते हैं, और दूसरा हिस्टोग्राफी, ये सब चीजें जो है अभी आपके कोई डाउट्स होंगे, या सिलेक्ट करना चाहिए नहीं लेना चाहिए ऑप्शनल, तो वो सारे डाउट्स होंगे, आप पूछ सकते हो मुझसे। सर हिस्ट्रियोग्राफी क्या होता है? चलिए, आप तो PSIR के स्टूडेंट हैं, आपको लेना भी नहीं है, तो हिस्टोग्राफी जनरली समझ लो कि कोई हिस्टोरियन है। ठीक है, हिस्टोरियन क्या करते हैं, एक टॉपिक पर या किसी भी टॉपिक पर अपना ओपिनियन देते हैं कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे इवोल्व हुई है, यहाँ पर ऐसे बनी है, तो उसको ही हम हिस्टोग्राफी कहते हैं। जो हिस्टोरियंस के व्यू होते हैं उनको हिस्टोग्राफी कहते हैं। ओके, ठीक थैंक यू सर, थैंक यू है, सर। हिस्ट्री के रिगार्डिंग जो ऑप्शनल से जो कंसर्न है आपके, वो पूछिए आप। सर हम्म, सर अगर हम मणिकांत सर की क्लासेस कर लें और जो मार्केट में उनके नोट्स हैं प्रिंटेड वो लेकर, मतलब खुद से नोट्स ना बनाए, उन्हीं के नोट्स से पढ़ लें, तो वो कैसा रहेगा? ठीक रहेगा, आराम के साथ कर सकते हैं, बट वो ही है कि 180 क्लासेस हैं, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा 27 के लिए। बट अगर आप उससे कर सकते हो तो आराम के साथ कीजिए। सर समझी नहीं आपकी बात। देखो उनकी क्लासेस जो है 180 के आसपास क्लासेस हैं। अगर आप डेली क्लास भी लोगे, क्योंकि आपकी तो क्लासेस यहाँ भी 2-2 क्लासेस चलती हैं जी सर। विजन में भी, तो अगर आप डेली एक क्लास भी लोगे तो 180 दिन लग जाएंगे। 180 दिन मतलब 6 महीने लग जाएंगे, और 6 महीने तक जो है ऑप्शनल पढ़ना बहुत ज्यादा हो जाएगा टाइम। ये 2027 में आप एग्जाम भी देंगे, तो आप जी सर। या तो 2 क्लासेस डेली लीजिए, उसके माध्यम से जल्दी कंप्लीट कीजिए, फिर आंसर राइटिंग कीजिए, तब सही रहेगा। वरना सेल्फ स्टडी, सेल्फ अगर आप कर सकते हैं तो सेल्फ कर लीजिए। ओके सर। ठीक है, और बाकी का कोई डाउट?
नो सर। तो कल से हम एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। उसमें एंशियंट हिस्ट्री की बेसिक डिस्कशन रहेगी। एंशियंट हिस्ट्री में उसका सिलेबस डिकोड करेंगे और फिर जो है रेगुलर जो है इसको स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या है, मैं कोई ऐसा नहीं है कि एज ए प्रोफेसर क्लासेस ले रहा हूँ या एज ए फैकल्टी क्लासेस ले रहा हूँ, नहीं। उसमें हम ये करेंगे कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बन जाए हमारी ऑप्शनल के लिए, सिलेबस से गो थ्रू हो जाए। जैसे मैं पढ़ता हूँ, जिस तरीके से मैं डेली पढ़ता हूँ, तो वो ही सब चीजें जो है आपको प्रोवाइड करा दूँ। और कुछ लिखवाऊंगा भी, नोट्स वोट्स भी मेकिंग करा दूंगा। मैं भी पढ़ूंगा सर आपसे, ठीक है। सर आप देख लेना, आप ज्वाइन कर लेना। और क्योंकि BNIS में या जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर, एक चीज ये भी रहती है कि टाइमिंग जो है आप टाइम मिलता नहीं है कि आप क्लासेस में होते हैं, तो फिर सेशन जैसे मैं लूंगा तो आप कैसे ज्वाइन करोगे, ये एक बड़ा कंसर्न रहेगा। तो इसको कैसे सोल्व करोगे आप लोग? सर सेशन सुबह मॉर्निंग में रखो 6 बजे से। 6 बजे से तो मैं यार 6 बजे मैं ऑफिस सर में 6 बजे से नहीं। सकता सर हूँ। रात को 7 बजे, शाम को 7 बजे से। अरे ये नहीं ये पॉसिबल नहीं होगा, मुझे अपना भी तो पढ़ना होता, तैयार करके ही पढ़ाऊंगा ना, ऐसे फिर ही आप नहीं, ऐसे ही फिर प्रोवाइड। आप ही डिसाइड कीजिए सर, फिर आप ही डिसाइड कर लीजिए, सब आ जाएंगे। तो सेशन तो दिन में ही होगा, बट उसका आप कोई रास्ता निकालिए। या तो एक काम कर सकते हैं कि उसकी वीडियो बन जाए डेली। 11 से 12 रख दो सर फिर। चलिए एक काम करते हैं, जितने स्टूडेंट जो है दिन में ज्वाइन कर सकते हैं वो ज्वाइन कर लेंगे, और बाकी जो है मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर ले करूंगा, पूरे लेक्चर की रिकॉर्डिंग करके इंडिविजुअल भेजना तो बहुत मुश्किल सर हो आप जाता ग्रुप है। पे डाल दीजिएगा। हाँ हाँ, ग्रुप में मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दे करूंगा। उससे आसानी ये हो जाती है कि आप सभी देख लोगे, वरना लिंक सेंड कर, ये वीडियो इतनी लंबी जाती भी नहीं है ग्रुप में। हाँ जाए भी नहीं पाएगी ये। हाँ, ये एक प्रॉब्लम आती है वीडियो में। तो ये ही सॉल्यूशन है कि हम फिर यूट्यूब पर डाले करेंगे। अपना चैनल डाल दीजिएगा सर ग्रुप पे, यूट्यूब का। आपको बहुत जल्दी हो रही है क्या प्रो? क्या? अरे ये ठीक है। और बताइए, और कोई डाउट? मैं 2 चीजों में फंसा हुआ हूँ सर। हाँ हाँ, बताइए। एक तो या पॉलिटी ले हूँ या हिस्ट्री ले हूँ, अभी कुछ पता नहीं चल रहा। तो आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री से है, पॉलिटी में रिस्क लेने क्यों जा रहे हो? पॉलिटिक्स का रिस्क रहता है। अगर हिंदी मीडियम से देखो, इंग्लिश मीडियम हो तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट वो ही है कि आप हमेशा, जब आपने सेलेक्ट कर लिया ना एक बार सब्जेक्ट को, तो आप हमेशा डाउट में रहे करेंगे कि यार मेरे ऑप्शनल की वजह से गड़बड़ हो गया, मेरे ऑप्शनल की वजह से चेंज कर हो गया। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, या हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिंदी तो अब डाउन हो गया है, बट हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि एक बार सेलेक्ट कर लिया तो आप ये नहीं सोचेंगे कभी कि मैं हिस्ट्री की वजह से फेल हो रहा हूँ, या हिस्ट्री मुझे चेंज कर लेना चाहिए, ये नहीं सोचोगे आप कभी भी। तो मैनेज तो कर लेंगे ना सर। हिस्ट्री आराम। तो याद नहीं होता, मतलब ज्यादा डेटे याद नहीं रहती। डेट नहीं होती है उसमें, डेट कुछ नहीं होती है हिस्ट्री में। सिर्फ डेट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के रूप में हम लिखते हैं। जैसे अभी मैं आपको 10-15 मिनट में एंशिएंट हिस्ट्री को बता दूं, कल से तो स्टार्ट करेंगी। एंशिएंट हिस्ट्री को आपने किस किसने क्लास ली है एंशिएंट हिस्ट्री की, पहले तो ये बताइए। देखिए इंटरेस्टिंग, कितना इंटरेस्टिंग बनेगा अभी आपको एंशिएंट हिस्ट्री में अगर बताऊं तो। रूपा भारती ने ली है, आशिया ने ली है, और किसी ने ली है? देखो, एंशिएंट हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, पूरे सिलेबस को देखें तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को कि पहले हम देखेंगे स्टोन एज में, स्टोन एज में डिवाइड करेंगे। सेकेंड हम उसको डिवाइड करते हैं चालकोलिथिक पीरियड में। फिर उसके बाद देखते हैं आयरन एज। और वर्तमान में कौन सा एज चल रहा है, कोई बताएगा वर्तमान में? वर्तमान में जोड़ना सीखना पड़ेगा अभी तो, ठीक है, फ्रेशर को कोई इतना बड़ा वो नहीं है, जोड़ लिया करोगे। जैसे ये हिस्ट्री में नहीं मिलेगा वर्तमान वाला, बट मैं अभी कैसे फील करता हूँ, इसको जोड़ता हूँ कि अब जो दौर है, अब IT दौर है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का। तो पहले, सबसे पहले स्टोन एज आया, उसके बाद जो है आपका चालकोलिथिक पीरियड आया, एंड थर्ड जो आया था आयरन एज आया था। और अब जो चल रहा है, आयरन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अब जो है IT एज में बढ़ गए हैं, ग्लोबलाइजेशन के दौर में चल रहे हैं। उसमें भी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, AI, IoT, ब्लॉकचेन, ठीक है, ये सारी चीजों के उसमें है हम
तो ये एक अलग से युग माना जा रहा है। अब हमने हिस्ट्री को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेकिन सोर्स के आधार पर भी हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, जिसमें प्री हिस्ट्री होता है, प्रोटो हिस्ट्री होता है और हिस्ट्री होता है। तो प्री हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था कि प्री हिस्ट्री में हमारे पास जो लिटरेरी सोर्स होते हैं, साहित्यिक स्रोत होते हैं, वो उपलब्ध ही नहीं है हमारे पास, केवल आर्कोलॉजिकल सोर्स पर हम डिपेंड है, और 90% हिस्ट्री जो है वो आर्कोलॉजिकल सोर्स पर डिपेंड होती है। सेकेंड, प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री को कैसे डिवाइड करेंगे कि हमारे पास लिटरेरी सोर्स तो है, साहित्यिक स्रोत तो है, लेकिन उस किसी कारणवश हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं, तो फिर उसको हम कहते हैं कि देखो हमारे पास लिटरेरी सोर्स तो है, लेकिन ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं, तो हम इसको प्री हिस्ट्री में न रख के, क्योंकि वो लोग सभ्य थे, पढ़ाई लिखाई का मतलब सभ्यता से होता है, सभ्य थे, तो ये तो हमारी प्रॉब्लम, तो हम इसको प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं। प्रॉपर हिस्ट्री में भी नहीं रखते, लेकिन प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं कि क्योंकि उनकी लिपि जो है इतनी डिफिकल्ट थी कि हमसे पढ़ी नहीं गई। फिर थर्ड आता है आपका सोर्स बेस्ड, अगर क्लासिफिकेशन देखें तो थर्ड आता है हमारा हिस्ट्री। और हिस्ट्री में क्या देखेंगे कि हमारे पास लिटरेरी सोर्स भी है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी हैं, और दोनों को पढ़ने में हम सक्षम है, उसके माध्यम से हमने जो है राइट हिस्ट्री की है। तो इस तरीके से हम सोर्स के बेस्ड पर देख लेंगे, पहले स्टडी बेस्ड पर देखी थे कि किस तरीके से जो है हम इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। अब इसमें अगर देखें कि स्टोन एज में एंशिएंट हिस्ट्री की जैसे हम पढ़ लें, तो स्टोन एज में क्या क्या आएगा ये सब चीजें देखेंगे। तो स्टोन एज में पहले हम देखते हैं कि मानव का उद्विकास कैसे हुआ। ये हमारा बायोलॉजी का टॉपिक होता है, हिस्ट्री का टॉपिक नहीं होता, ये एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक होता है। तो हिस्ट्री में सिर्फ हम ये देख लेंगे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, फिर उसके बाद जो है होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, ये सब चीजें, निएंडरथल और होमो सैपियंस का विकास हुआ। और वो कौन कौन सी धारा में आए वो तो ज्यादा आप गहराई से पढ़ोगे, ये इंटरेस्ट होगा आपको तो उसके माध्यम से पता चल जाएगा। तो इसमें हमने मानव का विकास देखा। फिर सेकेंड हमने देखा कि स्टोन एज में पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड न्यूलिथिक पीरियड। तो पैलियोलिथिक पीरियड को आप जब पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पैलियोलिथिक पीरियड जो है इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ पर हमें मिले हैं भारतीय इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर है, या फिर राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, एंड तमिलनाडु, कर्नाटक और ये आंध्र प्रदेश, यहाँ सब पर जो है इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका एक क्षेत्रीय विस्तार देख लेते हैं। यही आपका मैपिंग में आता है, 50 नंबर का मैप भी आता है हिस्ट्री में। वो तो इतना आसान है कि मैं जैसे 20 साइड आते हैं ना, 18-19 साइड, 17-18-19 साइड जो है आराम के साथ में सेलेक्ट कर लेता हूँ, पहचान लेता हूँ, और उसमें मार्क्स पूरे पूरे मिलते हैं, उसमें मार्क्स नहीं करते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है, आपकी साइड तो मैं रखवा दूंगा, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। पैलियोलिथिक में ही एक देखा हमने क्षेत्रीय विस्तार। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इन क्षेत्रों में, इन साइट्स पर हमें मिला क्या है, कौन से उपकरण मिले हैं, कौन से जलवायु के साक्ष्य मिले हैं। तो ये सब चीजें भी हम देखते हैं कि यहाँ की जलवायु क्या थी और यहाँ के कौन से उपकरण थे। तो उपकरणों और तकनीकी, जिसको कहते हैं, तो तकनीकी स्वरूप भी इसका देख लेंगे। फिर सेकेंड थर्ड इसका क्या आता है कि जब हमने इसका जो है अध्ययन किया, तो अध्ययन से इसके सामाजिक जो आयाम है उनके बारे में क्या जाने कि किस तरीके का समाज था, क्या वर्तमान जैसा समाज था या कुछ अलग समाज था, किस तरीके से लोग रहते थे, ये सब चीजें हम देखेंगे। वेंट सोसाइटी वहां पर एक टर्म आता है, वेंट सोसाइटी, अभी डीपली नहीं बता रहा। फिर उसके बाद उनका आर्थिक आधार क्या था, किस तरीके से उनका जीविकोपार्जन था, किस तरीके से वो जो है अपने जीवन को यापन करते थे। तो वहां पर देखेंगे खाद्य संग्रह, आखेटक, 2 ही चीजें होती है वहां पर। फिर उसके बाद क्या उनके पास कोई कलात्मक अभिव्यक्ति भी थी, तो वो भी देखेंगे। अब फिर आएगा हमारा मेसोलिथिक, फिर कंक्लूजन दे देंगे। फिर मेसोलिथिक में भी यही करना है, सिर्फ अब जो है हमारा जो देखने का नजरिया है, दृष्टिकोण है, वो चेंज होता चला जाएगा। पूरी हिस्ट्री को, पूरे इतिहास को इन स्वरूपों में ही देखेंगे। तो अब न्यूलिथिक में कुछ परिवर्तन होते तो उन परिवर्तनों को भी रेखांकित करेंगे। सबसे पहले वो ही देखते हैं कि क्षेत्रीय विस्तार क्या है, तकनीकी क्या है, जलवायु क्या है, उसके बाद सामाजिक स्वरूप में क्या परिवर्तन हुआ, आर्थिक स्वरूप में क्या हुआ, राजनीतिक में क्या हुआ, और सांस्कृतिक और कलात्मक में क्या हुआ, ये सारी चीजें देखेंगे। इसके बाद ये हो गया आपका स्टोन एज। स्टोन एज के बाद जो है हमारा स्टोन एज के बाद जो है हमारा आता है चालकोलिथिक पीरियड। अब चालकोलिथिक जितनी भी साइट्स हैं
इन सबको देख लेंगे, क्या होता है चालकोलिथिक पीरियड ये देखेंगे, टाइमलाइन देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद चालकोलिथिक पीरियड में ही एक महत्वपूर्ण सभ्यता हमारे यहाँ पर विकसित होती है, वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन चालकोलिथिक पीरियड का एक पार्ट है, जिसको ब्रोंज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ लेंगे सारी चीजें, वो तो मैं अभी आपको जब क्लास में बताऊंगा तो वहां पर एक एक दिन में ये सारे टॉपिक्स देख लेंगे। फिर चालकोलिथिक पीरियड के बाद जो है आयरन एज में हम आ जाते हैं। आयरन एज वैदिक पीरियड से चलता है, जो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसमें भी फिर हम यही देखेंगे, इसमें जो है सोर्सेज देखते हैं, सोर्सेज देखने के बाद जो है क्षेत्र विस्तार देखते हैं, क्षेत्र विस्तार देखने के बाद जो है तकनीकी क्या परिवर्तन है वो सारे देखेंगे। फिर राजनीतिक कुछ गतिविधियां हुई होंगी, सामाजिक गतिविधियां हुई होंगी, आर्थिक गतिविधियां हुई होंगी, ऐसी जो है सांस्कृतिक गतिविधि होंगी। दोनों पीरियड के बारे में ये सारी चीजें देख लेंगे। अब जब परिवर्तन का काल है तो परिवर्तन के बाद जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आएगी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद का कहाँ पर जो है जिक्र है, या कौन सा साहित्यिक स्रोत है इसके, कौन से आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं, ये सब चीजें देखेंगे। फिर उसके बारे में देखेंगे 16 महाजनपदों का स्वरूप क्या था, कुछ यहाँ पर गणतंत्र थे, कुछ जो है राजतंत्र थे, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों गणतंत्र क्यों गणतंत्र रहे और राजतंत्र क्यों राजतंत्र बन गए, तो वो सारी चीजें देखेंगे। फिर आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मुद्रा व्यवस्था, ये सारी चीजें देखते हैं हम इतिहास में, ठीक है। आसानी के साथ जो है प्रोवाइड होते रहेंगे। और इसी में बीच बीच में हिस्टोग्राफी आएगी। जैसे रूपा, आपने आशिया और रूपा ने शायद ली है क्लासेस इसकी, तो मुझे बताइए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हिस्टोग्राफी क्या है, क्या हिस्टोग्राफी है यहाँ पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, बताइए। बताएगा कोई? देखो एक चीज ध्यान रखो, जनरल सब हर कोई पढ़ लेता है, और जनरल लिखने से मार्क्स वहां पर नहीं आते हैं ऑप्शनल में, हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आई, न्यूलिथिक पीरियड आया, हड़प्पन सिविलाइजेशन आया, वैदिक कल्चर आया, ये इनकी सारी चीजें हिस्टोग्राफी से जुड़ी हुई हैं। और अगर हिस्टोग्राफी आप पढ़ ले और हिस्टोग्राफी से ऐड होना भी नहीं कर रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपका वैल्यू एडिट मटेरियल भी बनाऊं, जो जितना भी है सारी चीजें वैल्यू एडिशन के थ्रू लिखवाऊंगा, जो चीजें मेरे पास है वो सारी उपलब्ध करा दूंगा आपको। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर डिबेट होती है। एक डिबेट ये है कि जब 6ठी पढ़ लिया, अब इनके नोट्स ठीक रहेंगे ऑप्शन। जब हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व देखते हैं तो इसमें ये डिबेट होती है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब महाजनपद बनी, महाजनपद बनने के बाद एक महाजनपद ऐसा था जो साम्राज्य के लेवल पर पहुंचा, वो है मगध एम्पायर। तो मगध एम्पायर, वो एम्पायर क्यों बना? बाकी जो 16 महाजनपद थे जब एक ही कंडीशन में थे, एक ही सिचुएशन में थे, और वहां की राजनीतिक, सामाजिक, ये सारी चीजें एक जैसी थी, तभी तो महाजनपद कहा जा रहा। तो मगध ही क्यों? तो उसके लिए एक डिबेट आती है कि मगध के पास जो है कुछ ऐसी भौगोलिक विशेषताएं थी, या भौगोलिक एडवांटेज था उसको, कि जिसके माध्यम से वो महाजनपद के लेवल पहुंचा। जिसमें RS शर्मा तो ये कह देते हैं कि लोहे का, जब यहाँ पर लोहे की खोज हुई और लोहे की खानें थी, तो लोहे का जब यूज किया यहाँ के लोगों ने, तो उसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई महाजनपद बनने के लिए। लेकिन कई सारे हिस्टोग्राफर ये बोलते हैं कि दूसरे, जैसे अवंती क्षेत्र है उज्जैन वाला, यहाँ पर भी लोहे की खानें थी, यहाँ पर भी लोहे का उपयोग हो रहा था, लेकिन ये लोग जो है एम्पायर के लेवल पर नहीं पहुंचे। दूसरे, इन्होंने ये भी अध्ययन दिखाया है अपना, कि जब ये अध्ययन करते हैं कि यहाँ पर जो लोहे के उपकरण हैं वो इतने व्यापक रूप से उपयोग में नहीं है, जिसके माध्यम से हम ये कह दें कि इसके माध्यम से जो है ये पूरा साम्राज्य बन गया। तो कई सारे फिर दूसरे हिस्टोग्राफर ये कहेंगे नहीं, आर्थिक कारण इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जो कारण है वो राजनीतिक कारण है। जैसे नेशनल हिस्टोग्राफर यही बोलेंगे कि इसका जो कारण है राजनीतिक कारण है, क्योंकि अजात शत्रु और बिंबिसार जो है ये यहाँ के ऐसे शासक थे जिन्होंने कई सारी कूटनीतिक पद्धतियों के माध्यम से, चाहे वो विभाग हो या फिर क्षेत्रीय विस्तार, मतलब जीतना हो, ये सब चीजें हो, इनके माध्यम से इस राज्य का जो है विस्तार किया है। इसलिए जो है ये यहाँ पर एम्पायर के लेवल पर पहुंच गए। दूसरे कहेंगे नहीं नहीं, इसकी जो है ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर सोन नदी, गंगा नदी, और चारों तरफ से जो है ये पहाड़ियों से घिरा हुआ था पाटलिपुत्र वाला क्षेत्र। इसके माध्यम से प्राकृतिक जो प्राकृतिक सुरक्षा है वो उपलब्ध हो गई
इसको, तो इसके माध्यम से फिर जो है कई सारे यहाँ पर ही डिबेट चलेगी, फिर हमें कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि वास्तविक कारण एक नहीं अनेक होंगे। इसके आर्थिक कारण भी होंगे, तो राजनीतिक प्रतिभा भी यहाँ पर दिखाई देती है, चाहे अजातशत्रु के रूप में हो या फिर ये, फिर गौतम बुद्ध का प्रभाव भी हम देखेंगे राजनीति में। तो यह सारी चीजें होती हैं हिस्टोग्राफी, यही सारी डिबेट होती है, और बहुत आसान, बहुत मजा भी आता है इनको पढ़ने में। हमारे इंटेलेक्चुअल जो है ना, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग ये भी खुलती जाती है इसके माध्यम से जब हम पढ़ते हैं। तो ये एक चीज के ही कितने कितने, पॉलिटी की बुक में आपने एक वो देखा होगा एनसीईआरटी जब आपने पढ़ी होगी, तो हिस्टोग्राफी को मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो वो ही है कि पॉलिटी की बुक में एक हाथी बना हुआ था। हाथी बना हुआ था, तो कोई जो है हाथी की पूंछ पकड़ के कुछ अपना ओपिनियन दे रहा था, कुछ पैर पकड़ के दे रहा था, कुछ पूरे हाथी को देख कर दे रहा था। तो यही हिस्टोग्राफी होती है कि एक ही पॉइंट को पकड़कर अलग अलग जो ओपिनियन दिखाई देते हैं, दिखाई देखते हैं, अलग अलग ओपिनियन जो बनते हैं, उसको ही हम हिस्टोग्राफी कहते हैं कि तथ्य एक है, लेकिन उस एक तथ्य के माध्यम से कितने ओपिनियन बन सकते हैं। बहुत मजा आएगा जब आप पढ़ोगे ना, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत मजा आने वाला है। मैं हैंड रिटन नोट्स ही आपको प्रोवाइड कराऊंगा, मतलब मैं तो लिखवा दूंगा आपको, मैं भी अपने द्वारा नोट्स बना लूंगा और आप भी जो है हाथों हाथ नोट्स बनाते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। जैसे एंशिएंट की बात चल रही थी, हम मगध तक पहुंच गए। मगध के बाद जो है मौर्य काल आ जाएगा। मौर्य काल में जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये सब चीजें पढ़ेंगे, क्षेत्रीय विस्तार देखेंगे, राजनीतिक व्यवस्था देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था देखेंगे, आर्थिक व्यवस्था देखेंगे एंड सांस्कृतिक व्यवस्था देखेंगे। ऐसे फिर मौर्योत्तर काल आ जाएगा, डिसइंटीग्रेशन का जिसको काल कहते हैं। इंटीग्रेशन जो है मौर्य काल में होता है, डिसइंटीग्रेशन जो है पोस्ट मौर्यन पीरियड में होता है। तो यहाँ पर भी ये सारी चीजें देखेंगे। मौर्यन पीरियड के बाद क्या है, गुप्ता आ जाएगा, गुप्ता में ये देखेंगे। फिर पोस्ट गुप्ता आ जाएगा, फिर जो है हर्ष का काल आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगा। ये सारी चीजें रहेंगी, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, आपको आराम के साथ जल्दी ही करा दूंगा, 2 महीने से पहले ही करा दूंगा। अगर हमारा जितनी जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो आपको क्लासेस की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि खुद से ही भी आप पढ़ लोगे, नोट्स देख के जो भी है ये सारी चीजें करके। तो ये ही सारी चीजें हम इसमें करेंगे। सर नोट्स प्रोवाइड करा देना, इसमें लिखना बहुत पड़ता है। नोट्स क्या है, देखो लिखना ज्यादा नहीं पड़ता है एक्चुअली। हम जब क्लासेस लेते हैं किसी की, टीचर की, एक तो वो 3 घंटे पढ़ाएंगे आपको, मतलब काम की चीजें भी बताते हैं, ऐसा नहीं है, बट वो 2 घंटे लेक्चर देंगे, 1 घंटे लिखवाते हैं। तो हम 6 महीने तक लिखते जाते हैं, तो हमें लगता है कि यार इसमें लिखना बहुत ज्यादा पड़ गया, बहुत ज्यादा। 4 ही नोट्स हैं, सिर्फ 4 नोट्स को ही जब मैं आपको लिखवाऊंगा तो उसके माध्यम से आपका आसान हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से स्क्रीन पर ही नोट डाउन करा दूंगा, स्क्रीन पर करके अपना बोलते रहेंगे और आप उतारते रहना। उससे लिखने से बेनिफिट होता है, बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि लिखना ठीक रहेगा आपके लिए। फिर आंसर राइटिंग भी करनी है, आंसर राइटिंग का भी देखना है अभी। ठीक, सिलेबस तो आप लोगों के पास होगा, मैं सेंड कर दूंगा इसको। और बताओ किसी को कोई डाउट? सर 4 महीने में हिस्ट्री का सिलेबस हो जाएगा कितने हमारा? महीने में? सर 4-5 महीने में आपने बोला था ना। हाँ देखो, ऐसे होगा हिस्ट्री का सिलेबस। मैं जो हूँ ना, कम से कम 15 दिन में एक बार सिलेबस को पढ़ लेता हूँ, मतलब किताबें पढ़ लेता हूँ, मोटी मोटी किताबें 15 दिन में। तो अगर एक बार मैं जब डिलीवर कर दूंगा ना पूरा सिलेबस आपको, तो उससे क्या होगा, 1.5 महीने तक या 2 महीने तक मैं डिलीवर कर दूंगा आपको। एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी बेहतर तरीके से, हर चीज को मैं आपको वहां पर कराऊंगा, एक एक चीज को। तो उसके बाद जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो 7-7 दिन में एक भी सब्जेक्ट की पढ़ोगे ना, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री की आपने 7 दिन में पढ़ लोगे, ठीक है, मिडाइवल की 7 दिन में पढ़ लोगे, तो 3-3 4-4 घंटे भी दोगे, तो फिर 1 महीने में या 1.5 महीने में आपका वो हो जाएगा। तो 3 महीने में इसके माध्यम से कर लेंगे, और साथ साथ हम आंसर राइटिंग भी करते रहेंगे। फिर जो है आप 27 का जो प्रीलिम्स आराम के साथ दे सकते हो, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए क्लासेस लेना जरूरी होता है टीचर से, मैंने आज तक कोई क्लास नहीं ली है और वो ही मुझे ज्यादा बेनिफिट मिला है। क्यों? क्योंकि जब मैंने क्लासेस नहीं ली हैं तो मैंने किताबें पढ़ी हैं, मैंने नोट्स पढ़े हैं, इग्नू के नोट्स पढ़े हैं और वैसी किताब पढ़ी हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आता है वहां पर, कुछ तो होता है कि भी नोट्स नहीं आया मान लो, तो फिर कैसे टेकल करोगे? तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो मैं आसानी से टेकल कर लेता हूँ। ये बेनिफिट मिलता है खुद से पढ़ने का।
उस उसकी ओके हाँ, इसलिए जो है मैंने सोचा कि आपको क्यों नहीं, और आसान, अब तो आपको चीजें फ्री में ही मिल रही है तो आप तो कर ही सकते हो। जी सर। ठीक है, सर मेरे पास उपेंद्र सिंह है, तो हम जीएस के लिए पढ़ सकते हैं उसको? पढ़ने के लिए तो पढ़ते हैं यार, बट इतनी ज्यादा बल्कि बुक जीएस के लिए क्यों ही पढ़ोगे। बहुत डेप्थ में लिखी है सर, मोटी भी बहुत है। बट अच्छी है। हाँ सर, मैंने थोड़ा सा देखा है। पढ़ तो रहे हो तुम संस्कृति में। अरे बुक पढ़ना अलग बात है यार, कोचिंग में अलग बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो उसको देख लेना आप। बाकी जो है कल से स्टार्ट करते हैं, और टाइमिंग तो चलो जो भी रहेगी, जितने स्टूडेंट भी ज्वाइन करेंगे लाइव, और बाकी जो है मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दिया करूँगा। इसको भी अपलोड कर दूंगा क्योंकि अपने बैच में तो काफी स्टूडेंट है, बट कुछ क्लासेस ले रहे होंगे। आज क्लास है कि मानसी? नहीं सर, हमारी 8 बजे से 1:30 बजे तक थी क्लास। अच्छा, ठीक है, ठीक है, फिर कल मिलेंगे। अपना बेहतर तरीके से नोट्स वोट्स बनाने के उसमें रहना, कॉपी और पेन लेके बैठना, फिर करते हैं तैयारी। ओके सर। ओके सर। ओके ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। चलिए शारिक भाई, तुम चलो। क्यों तुम यहाँ क्या करोगे? अबे यार तुम वही फालतू बहुत बोलते हो। क्या हुआ? मजाक खींच रहे हो एक सीनियर बंदे की अपने। अल्लाह तौबा अस्तगफुर, नहीं यार अजान हो रही है, ऐसा नहीं है, मजाक में खींच रहे थे भाई। तो ऑप्शनल हिस्ट्री नहीं लोगे तो कैसे चल जाएगा काम। ऑप्शनल हिस्ट्री नहीं लेंगे यार। चलो ठीक ठीक।